हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द, यानी शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं शब्द क्या है। यानी शब्द से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि शब्द क्या है बोर्ड के माध्यम से। तो शब्द जो है तो कहा जाता है कि वर्ण के सार्थक समूहों को शब्द कहा जाता है। यानी वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि वर्ण क्या है। तो यानी ध्वनि जो होता है, ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण बनता है। और वर्णों से क्या बनता है कि अक्षर बनता है, और अक्षर से मिल करके शब्द का निर्माण होता है। यानी वर्ण ही अक्षर हो जाता है और उसका एक शब्द का निर्माण करता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ निकले क्या होता है कि हम देखते हैं कि शब्द जो है शब्द को समझते हैं। यानी कोई भी चीज़ में एक कंपन है। कंपन से क्या होता है कि कंपन से ही ध्वनि का निर्माण होता है। क्या होता है, कंपन कहीं भी होगा तो ध्वनि होगा, और ध्वनि होगा तो यहाँ क्या होगा कि आवाज़ आएगी, यानी वर्ण होगा। कंपन होगा तो ध्वनि होगा, ध्वनि अगर होगा तो यहाँ वर्ण होगा, अब वर्ण होगा तो अगर वर्ण मिलेगा तो शब्द बनेगा। क्या बनेगा, यानी शब्द का निर्माण होगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, शब्द का निर्माण हो गया। कोई भी वस्तु में अगर कंपन होता है, जैसे कोई ढोलक बजा रहा है, तो ढोलक बजा रहा है तो उसका जो आवाज़ है क्या है, एक सुर और ताल में होना चाहिए, तब वो आवाज़ जो है आपको अच्छा लगेगा। या बांसुरी कोई बजा रहा है तो उसका जो आवाज़ है, तो जब तक किसी वस्तु में कंपन नहीं होगा तो आवाज़ नहीं आएगा, यानी ध्वनि नहीं आएगी। और ध्वनि नहीं आएगा तो वहाँ से कोई ऐसा वर्ण का आविष्कार नहीं होगा। और जब वर्ण का आविष्कार नहीं होगा तो वो जो शब्द है, जो सुरताल है, जो राग है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कंपन यानी वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होता है, वहाँ से एक वर्ण निकलता है जिसको हम अक्षर कहते हैं, और यहाँ क्या है कि शब्द का निर्माण होगा। तो कहा जाता है कि वर्ण के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी वर्ण के सार्थक समूहों को शब्द कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर, यानी कुछ शब्द है जिसके माध्यम से हम देखते हैं। जैसे देखिए कि शब्द हो गया, तो यहाँ क्या है कि शब्द दो प्रकार के कहा जाता है अर्थ के आधार पर। एक होता है सार्थक। क्या होता है, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब हुआ वैसा शब्द, सार्थक का मतलब हुआ कि वैसा शब्द जहाँ पर कोई किसी भी अर्थ निकलता हो। अगर किसी शब्द का अगर अर्थ न निकले तो अर्थ विहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस तरह से शब्द जो सार्थक होता है उसको हम जिसका अर्थ निकलता है उसको हम सार्थक कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द जो है, देखिए जैसे किताब। किताब एक शब्द है, किताब एक शब्द है जिसका निरर्थक होता है, इसका
हर शब्द का एक न एक क्या होता है कि निरर्थक है। तो सार्थक शब्द है तो किताब उताब, जैसे किताब उताब, तो किताब तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन उताब क्या है, जैसे किताब उताब, तो उताब का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। किताब कहने से ऐसे मालूम होता है कि कोई न कोई ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने से हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होता है। तो उताब क्या है। इसी तरह से कलम है, कलम, कलम से यह मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम लिखते हैं। इसके बाद में कलम ओलम, यहाँ पर एक शब्द आ गया झटके से ओलम, तो ओलम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, शब्द के अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होगा, एक होगा सार्थक शब्द और एक होगा निरर्थक शब्द। तो हमने क्या जाना कि सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक कहते हैं, और जिस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के हो गया, यानी सार्थक शब्द और एक हो गया निरर्थक शब्द। तो कोई भी अगर सार्थक शब्द आएगा तो उसका कुछ न कुछ निरर्थक शब्द हो हीगा, उसका निरर्थक शब्द बन ही जाएगा। जैसे चावल ओवल, दाल ओल, यानी कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वहाँ जो एक शब्द सार्थक शब्द का एक निरर्थक शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होता है चार प्रकार के होता है। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होता है चार प्रकार के होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कितने प्रकार का होगा? चार प्रकार के होगा। पहला होगा तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज शब्द होता है। तो आइए व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो शब्द जो होता है यानी व्युत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होगा। कौन कौन? पहला होगा तत्सम, तत्सम, पहला होगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। क्या हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितना प्रकार का हो गया, यानी चार प्रकार के हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द जो होता है यानी अपने मूल शब्द में होता है। कैसा होता है? यानी अपने भाषा, वैसा शब्द जो अपने भाषा के मूल शब्दों में होता है। इनका जो अपना मूल रूप में रहता है इसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एक है आम्र। क्या है? आम्र। तो आम्र जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द जो है एक तत्सम शब्द है। तो आम्र का जो अर्थ होगा, आम अपने मूल रूप में है, तो मूल रूप में होगा तो ये तत्सम कहलाएगा। तो आम जो शब्द है आम्र, इसका अर्थ होगा आम। क्या हो जाएगा? आम। आम होगा, यानी आम होगा इसका। और एक और शब्द लेते हैं जो सत्य।
शत का मतलब होता है 100। क्या होगा? 100। तो हमने क्या देख रहे हैं? तो हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ जो आम्र है ये अपना मूल रूप में है। किस रूप में है? मूल रूप में है। शत जो यहाँ लिखा हुआ है ये अपना मूल रूप में है, जिसका अर्थ होगा 100। तो आम्र जो है क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। शत जो है क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे सलाका। सलाका का आप लोग बताइए कि क्या होगा। और गोमल, गोमल, गोमल का क्या होगा? यानी सलाका और गोमल ये भी क्या है कि तत्सम शब्द है, इसका अर्थ बताना है। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि क्या, यानी यहाँ सलाका का अर्थ क्या होगा, गोमल का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, या आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर सलाका जो है इसका अर्थ क्या होगा और गोमल का अर्थ क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। सलाका जो है एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है सलाई। किस क्या होता है? यानी सलाई, सलाई, इसका अर्थ हो जाएगा सलाई। और गोमल का अर्थ होता है यानी गोबर। क्या हो जाएगा? गोबर, जिसको उपला कहते हैं। तो यही क्या है कि हमने देखा कि आम्र तत्सम शब्द, शत तत्सम शब्द, सलाका तत्सम शब्द, गोमल सब तत्सम शब्द, ये अपने मूल शब्दों में है। भाषा के अगर मूल शब्दों में रहता है तो उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या कि तद्भव, तद्भव दिया हुआ है। तो तद्भव दिया हुआ है, तो तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर के आया हुआ है। यानी संस्कृत से जो विकृत होकर के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे तद्भव शब्द। संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को, यानी कहीं से बदलाव होते हुए आ रहा है शब्द, तो उसको कहते हैं तद्भव। तद्भव शब्द का उदाहरण देखिए। तद्भव शब्द जैसे हम देखते हैं कि तद्भव शब्द से नव लिखा गया, तो नव जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि इस संस्कृत भाषा से विकृत होकर के आया है। इसका अर्थ होता है हिंदी में नव। क्या हो जाएगा? नव हो जाएगा। इस तरह से तत्सम शब्द बहुत सारे शब्द है जो आप लोग जानते होंगे। जैसे पुष्प है, पुष्प, तो पुष्प जो है, पुष्प जो है, पुष्प मीन्स क्या होगा? तो पुष्प मीन्स होता है फूल। क्या होता है? यानी फूल होता है। तो पुष्प जो शब्द है क्या है कि यह एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत से विकृत होकर के आया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा फूल। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा फूल। तो इस तरह से तद्भव शब्द, नव, पुष्प, बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे शब्द है। जैसे चतुर्थ है, चतुर्थ, तो चतुर्थ जो है क्या है? तद्भव शब्द है। ये संस्कृत से विकृत होकर के आया है। तो जो वैसा शब्द जो संस्कृत या किसी भाषाओं से विकृत होकर के नए भाषाओं में परिणत हुआ हो उसे हम कहते हैं तद्भव। जैसे चतुर्थ है, चतुर्थ मीन्स क्या होगा? यानी चार होगा। क्या होगा? चतुर्थ मीन्स चार हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, हमने क्या सीखा कि तद्भव शब्द वैसा जो अपने भाषा के मूल शब्दों में होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो संस्कृत भाषा से विकृत होकर के आया है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द उसे कहते हैं जो अपने ही देशों में गढ़ लिया गया हो। किसे कहते हैं? देशज शब्द। देशज शब्द उसे कहते हैं जो अपने ही देशों में
उस शब्द को गढ़ लिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका उदाहरण, जैसे लोटा, लोटा हो जाएगा, इसके बाद में सोटा हो जाएगा, खाटी हो जाएगा, डंटा हो जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं जो जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को गढ़ लिया है अपने देशों में, यानी अपने देशों में जिसको गढ़ लिया गया हो, लोटा, सोटा, डंडा, खाटी, ये सब सारी जो शब्द है, ये शब्द है देशज शब्द है। अपने ही देशों में जो गढ़ा गया शब्द को देशज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एक यहाँ शब्द लिखा हुआ है विदेशज, वैसा शब्द जो विदेशी भाषाओं से आया हुआ है, यानी दूसरे देश से आया है, उसको हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। तो विदेशज शब्द में क्या होगा, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं आब, क्या लिखते हैं, आब। आप लोग बताइए कि आब मीन्स क्या होगा, आब मीन्स क्या होगा। तो आब मीन्स का मतलब यह हुआ कि यह एक विदेशी शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। आब उर्दू शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, पानी, पानी हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन क्या हो जाएगा, यह एक विदेशी इंग्लिश शब्द है स्टेशन। तारीख, तारीख, तारीख भी जो शब्द है यहाँ दिखाई दे रहा है तारीख, तारीख उर्दू शब्द है, क्या है, यानी उर्दू शब्द है, यह उर्दू शब्द है, यह उर्दू शब्द है। तो यह तारीख जो है उर्दू शब्द हो गया, स्टेशन क्या हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया, आब जो है पानी, ये भी क्या हो गया, उर्दू शब्द हो गया। तो सारे जो विदेश से विकृत होकर के आया हुआ है, यानी विदेश से आया हुआ है, तो हम उस शब्द को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। आइए एक बार और इनका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बबुआ, अतः तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम में क्या क्या आएगा, अतः आ जाएगा, सत्य आएगा, लिखे है, आम्र आ जाएगा, आम्र मीन्स आम होता है, सलाका आ जाएगा, सलाका मीन्स सलाई होता है। इसके बाद में गोमल आ जाएगा, गोमल मीन्स होता है गोबर, यानी अवशिष्ट पदार्थ। तो सत, आम, आम्र, सलाका, गोमल, ये सारे तत्सम शब्द। तो वैसा शब्द जो भाषा के मूल शब्दों में अपना रहता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सत्र, आम, सलाका, गोमल। तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक भाषा से विकृत होकर के आया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण देखिए, नव, यानी नव जो है ये क्या है, नव जो है संस्कृत भाषा है, इसको नव कहते हैं। इसको पुष्प मिस होता है फूल, चतुर्थ यानी 4, बहुत सारे शब्द है संस्कृत। मयूर हो जाएगा, मयूर, मयूर भी क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका अर्थ होता है मोर, क्या होता है, मोर। या इंदुआ, इंदुआ मिस होता है क्या, यानी चंद्रमा। गज, गज मिस हाथी। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत भाषा से विकृत होकर के आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विदेशज शब्द, देशज शब्द, वैसा शब्द जो अपने देशों में ही गढ़ लिया गया हो उसको हम देशज शब्द, लोटा, सोटा, डंडा, ये सब हो जाएगा। विदेशज शब्द, विदेशों से आया हुआ जो शब्द है उसको हम कहते हैं क्या, विदेशज शब्द। जैसे यहाँ आब है, स्टेशन है, तारीख है, बहुत सारे शब्द हैं।
तो इस सारे शब्द को आप लोग क्या कीजिए कि सूची बनाइए और इसको अलग अलग रूप में इसको लिखने का अभ्यास कीजिए, ताकि आपको इस स्पष्ट जितना ही शब्द है इसको आपको स्पष्ट रूप से दिखाई यानी इसको समझ में आए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर जान लिया। अब आइए देखते हैं बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर यानी बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होता है। तो बनावट के अनुसार शब्द जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होगा? बनावट के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होता है। आइए देखते हैं। यानी रूढ़, यौगिक, अयोग रूढ़। तो बनावट के अनुसार शब्द हो जाएगा 3 प्रकार। कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। यानी इस बनावट के अनुसार शब्द 3 प्रकार के हो जाएगा। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, जोग रूढ़। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं अगर किसी भी शब्द को खंड कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलना चाहिए, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। किसको कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे जल को अगर हम तोड़ रहे हैं, इसको खंडन कर रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे देखते हैं ज प्लस ल, तो जल हो जाएगा। जैसे राम, तो राम जो है क्या है? रूढ़ शब्द है। रा प्लस क्या हो जाएगा? म। इसी तरह से नमन, नहीं, आम, देखिए आ प्लस म। तो इसको जब हम जो शब्द हम ले रहे हैं तो इसको हम तोड़ रहे हैं तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ये इसमें ज प्लस ल हो जाएगा, रा प्लस म हो जाएगा, आ प्लस म हो जाएगा। तो ये बन के तो जल बनाएगा ही, राम बनाएगा, आम बनाएगा। लेकिन इस रूढ़ शब्द कहता है कि वैसा शब्द जिसको खंडन करने पर यानी तोड़ने पर उसका कोई क्या हो जाए? अर्थ निकले, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो जल, राम, आम, नव, मन, ये सारे जो शब्द है इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। यानी जिसका खंडन करने पर, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है यौगिक। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसको खंडन करने पर, क्या करने पर? तोड़ने पर या खंडन करने पर, विखंडन करने पर इसका अर्थ निकलता हो। जैसे विद्यालय, क्या हो जाएगा? यानी विद्यालय। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं विद्यालय को, तो क्या हो रहा है? विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, इसके बाद में आलय का मतलब होता है स्थान यानी घर। तो विद्या जहाँ पर सीखी जाती हो, जहाँ पर स्टडी की जाती हो, उसको हम कहते हैं विद्यालय। तो हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि विद्यालय को 2 भागों में अगर तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर विद्या प्लस आलय बन रहा है। इस तरह से हमारा विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। जैसे और देखिए भोजनालय। तो भोजनालय में हम इसको तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? यानी भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय। तो भोजन प्लस आलय मिल करके भोजनालय बनाया।
यानी भोजन का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से भोजनालय, विद्यालय, देवालय सारे जो शब्द है कुछ ऐसा शब्द है जिसको तोड़ने पर क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, उसको हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि रूढ़ शब्द जिसका कोई खंडन करने पर यानी तोड़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक जिसको खंडन करने और तोड़ने पर अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है योग रूढ़। योग रूढ़ वैसा शब्द है उसको कहा जाता है जो अपना मूल रूप को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो। क्या करता हो कि अपना मूल रूप छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। जैसे लंबोदर, लंबोदर जिसका पेट लंबा हो उसे हम कहते हैं लंबोदर। तो क्या हो जाएगा, इसका अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ गणेश। क्या हो जाएगा, अतः गणेश, गणेश हो जाएगा। तो यहाँ पर योग रूढ़ का लंबोदर हो जाएगा गणेश। तो हमने क्या देखा कि यह अपना मूल शब्द को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी तरह से दशानंद, दशानंद, दशानंद जो है शब्द योग रूढ़ है। इसका अर्थ होता है रावण जिसके 10 आनंद हो उसे क्या कहते हैं, दशानंद। इस तरह से नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ कहने से क्या है कि जिसका कंठ नीला हो उसके हम नीलकंठ कहते हैं। तो नीलकंठ का जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, तो नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो लेकिन विशेष अर्थ प्रकट करेगा तो वहाँ हो जाएगा शंकर। क्या हो जाएगा, शंकर। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जहाँ लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ ये जो शब्द है जोग रूढ़ के रूप में आएगा, यानी जोग रूढ़ जो शब्द है उसके श्रेणी में आएगा। हमने क्या देखा, बनावट के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होता है। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा जोग रूढ़। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसको खंडन करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। यौगिक शब्द जिसका खंडन करने पर जिसका खंडन करने पर कोई अर्थ निकलता हो, यानी उसको शब्द को तोड़ रहे हैं तो उसको क्या है कि खंड करने पर उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे विद्यालय, भोजनालय, देवालय, इस तरह से। योग रूढ़ उसे कहते हैं कि जो किसी भी शब्द को अपना मूल अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे योग रूढ़ कहते हैं। लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ। इस तरह से हमने क्या देखा कि शब्द के सारे यानी अर्थ के आधार पर और बनावट के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द को अलग अलग रूपों में बांट करके हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोग क्या है कि इस चीज़ को पढ़िए, चार्ट बनाइए, अच्छा से इसको स्टडी करने का अभ्यास कीजिए। और आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यू को बढ़ाने का अभ्यास कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन चैनल के व्यू को बढ़ाना है और आगे की ओर ले जाना है। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।